Hello friends, the topic of today's discussion is organizational change. Before going into the detail of this, let us understand what is the meaning of organizational change. Organizational change refers to any alteration that occurs in total work environment. Organizational change is an important characteristic of most organization. An organization must develop adaptability to change, otherwise it will either be left behind or be swept away by the forces of change. Organizational change refers to alteration of structural relationship and roles of people in the organization. It is largely structural in nature. Now, there is nothing permanent except चेंज, यानी परिवर्तन के अलावा कुछ भी स्थायी नहीं है. इट हैज़ बिकम एन इनएस्केपेबल फैक्ट ऑफ लाइफ, ए फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, एंड चेंज इज़ इनएविटेबल इन प्रोग्रेसिव कल्चर. यानी कि जो ये परिवर्तन है यह जीवन का एक अनिवार्य तथ्य बन गया है. ये एक ऐतिहासिक विकास का एक मूलभूत पहलू बन गया है और प्रगतिशील संस्कृति में परिवर्तन जरूरी है. चेंज इन फैक्ट इज एक्सेलरेटिंग इन आवर सोसाइटी. रेवोल्यूशंस आर टेकिंग प्लेस इन पॉलिटिकल, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल and institutional areas. Organization cannot completely buffer themselves from this environmental instability. Change is induced by the internal and the external forces. Meeting this challenge of change is the primary responsibility of the management. An organization lacking adaptability to change has no future. So, adaptability to change is a necessary quality of a good management. यानी कि हम कह सकते हैं कि वास्तव में परिवर्तन हमारे समाज में तेजी ला रहा है. राजनीतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और संस्थागत क्षेत्रों में क्रांतियाँ आ रही हैं. संगठन इस पर्यावरणीय अस्थिरता से खुद को पूरी तरह से अलग थलग नहीं रख सकता. परिवर्तन एक आंतरिक और बाहरी ताकतों से प्रेरित होती है. परिवर्तन की इस चुनौती को पूरा करना प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है. इसके अलावा परिवर्तन के लिए अनुकूलन क्षमता की कमी वाले संगठन का आने वाले समय में कोई भी भविष्य नहीं रहेगा. परिवर्तन के लिए अनुकूलन अच्छे प्रबंधन का एक आवश्यक गुण है. So from this we can say that modern managers have the responsibility to devise the management practices to meet the new challenges and make use of opportunities for the growth of the organization. यानी कि आधुनिक प्रबंधकों की जिम्मेदारी है कि वह इन नई चुनौतियों का डटकर सामना करें और संगठन के विकास के लिए अवसरों का उपयोग करने के लिए प्रबंधन प्रथाओं का पूरी तरह से पालन करें. नाउ लेट अस सी ब्रीफली द मीनिंग ऑफ मैनेजिंग चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट. नाउ the topic of managing change is one that comes closest to describe the totality of a manager's job. Practically everything a manager does is in some way concerned with implementing change. यानी कि जो भी मैनेजर प्रबंधक करता है वो बेसिकली इस चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए तथा इस चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को तथा संस्था को ढालने के लिए करता है. जस्ट लाइक दिस हायरिंग ए न्यू एम्प्लॉय, यानी यदि वो किसी नए कर्मचारी का चयन करता है या उसको अपनी संस्था में रखता है तो कहीं ना कहीं वो अपनी
जो वर्क ग्रुप है उसमें कहीं ना कहीं चेंज करना चाहता है, यानी हायरिंग ए न्यू एम्प्लॉई हेयर इट इज़ बिकॉज ही वांट्स चेंजिंग इन द वर्क ग्रुप। नेक्स्ट, परचेजिंग ए न्यू पीस ऑफ इक्विपमेंट, वो कोई नई मशीनरी खरीदता है या कुछ और ज़रूरत का सामान जो कि उसको इंडस्ट्री में चाहिए वो खरीदता है। तो इसका सीधा सा मतलब है वो कहीं ना कहीं जो मेथड्स हैं काम करने के उसमें कहीं ना कहीं चेंज लेके आना चाहता है, दैट इज चेंजिंग द वर्क मेथड्स। जो तरीके हैं काम करने के उनमें कहीं ना कहीं चेंज लेके आना चाहता है। इस वजह से वो नए तकनीक के अनुसार अपनी मशीन्स खरीदता है या जो नेसेसरी चेंजेस होते हैं वो करता है। नेक्स्ट, रीअरेंजिंग वर्क स्टेशन, दिस इज बिकॉज ही वांट्स चेंजिंग वर्क फ्लो। नाउ ऑल दीज रिक्वायर नॉलेज ऑफ हाउ टू मैनेज चेंज इफेक्टिवली, यानी ये जो सारी चीज़ें हैं ये तभी ढंग से की जाएंगी जब मैनेजर को ये पता हो कि मैंने ये जो बदलाव हैं वो किस तरह से ढंग से मैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, ढंग से मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ। नाउ वी कैन से फ्रॉम ऑल द अबाउट डिस्कशन वी कैन से दैट द organizational change refers to a modification or transformation of organization structure, processes or the goods. Flexibility requires the organization to be open to change in all the areas, including the structure of the organization itself. In a flexible organization, employees cannot think of their roles in terms of a job description. They often have to change the tasks they perform and learn new skills. The most flexible organizations have a culture that values change and managers who know how to implement change effectively. यानी कि संगठनात्मक परिवर्तन से तात्पर्य संगठन की संरचना, प्रक्रियाओं या वस्तुओं के संशोधन या परिवर्तन से है। लचीलापन, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी, की आवश्यकता है कि संगठन सभी क्षेत्रों में परिवर्तन के लिए खुले हों, जिसमें संगठन की संरचना भी शामिल है। एक फ्लेक्सिबल संगठन में कर्मचारी नौकरी विवरण के संदर्भ में अपनी भूमिका के बारे में नहीं सोच सकते हैं। उन्हें अक्सर उन कार्यों को बदलना पड़ता है जो वे करते हैं और नए कौशल सीखने होते हैं। सबसे फ्लेक्सिबल संस्थाओं में एक संस्कृति है जो मूल्यों को बदलती है और प्रबंधकों को पता है कि कैसे प्रभावी ढंग से परिवर्तनों को लागू करना होता है। नाउ लेट अस ब्रीफली सी द वेरियस फोर्सेस फॉर चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑन लेफ्ट हैंड साइड of this table we have seen the various forces which are responsible for the change. Here first is the nature of workforce, यानी कि जो काम करने वाले हैं या जो कार्यबल है उसकी प्रकृति क्या है। ये फैक्टर भी एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है जो कि चेंज लेके आता है, विच इज़ गोइंग टू force an organization to change. For example, more cultural diversity. हम देखते हैं किसी भी संस्था में सांस्कृतिक विविधता होती है जो कि एक चेंज लेके आने में मुख्य कारक बनती है। इंक्रीज इन प्रोफेशनल्स, मैनी न्यू एंट्रेंट्स विद इनएडिक्वेट स्किल्स। तो ये कुछ कारण हैं जो कि फोर्स करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सा बदलाव के लिए। देन द टेक्नोलॉजी, तकनीकी फैक्टर भी है। मोर कंप्यूटर्स एंड ऑटोमेशन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम, री इंजीनियरिंग प्रोग्राम, ताकि
कोई भी संस्था नई तकनीकों को अपना सके, इस वजह से भी परिवर्तन जरूरी होता है। इकोनॉमिकल शॉक्स जस्ट लाइक सिक्योरिटी मार्केट क्रैशेस, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस, फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशंस, यानी कि कई बार इकोनॉमिकल शॉक्स यानी कि आर्थिक जो झटके लगते हैं वो आपके लोकल स्तर पर हो सकते हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर हो सकते हैं, या इट मे बी द ग्लोबल शॉक्स। सो इस वजह से भी it is necessary for any industry or a market to change. Then because of competition also, competition यानी कि जो परस्पर प्रतियोगिता चलती रहती है, वो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, तो that competition is very necessary and useful, and because of this competition the changes are mandatory in any sort of organization. Those competition includes global competition, वैश्विक स्तर पर जो दो उद्योगों में प्रतिस्पर्धा हो सकती है, mergers and consolidation, ऑर्गेनाइजेशनों का जो एक दूसरे में विलय होता है वो भी कारण बनता है एक चेंज का, एंड ग्रोथ ऑफ स्पेशलिटी रिटेलर, दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर ब्रिंगिंग चेंज इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। देन देर आर सम सोशल ट्रेंड्स आल्सो विच आर देयर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। दीज सोशल ट्रेंड्स इंक्लूड्स increase in college attendance, maybe delayed marriages by the young people, increase in divorce rate. These are some of the social trends जो सामाजिक कारण है, उनमें ये कुछ शामिल हो सकते हैं। देन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो पूरे विश्व की राजनीति है, वो भी कहीं ना कहीं चेंज लेके आने में, किसी भी संस्था में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती है। सो these are some of the factors which are responsible for bringing change in any organization. Now let us see what are the some internal and external forces which are responsible for a change in the organization. Before going to this, we should know why is organization change so important. So when we see the importance of this change from outside and inside the organization, a variety of forces press for change. We live in the midst of constant change, यानी कि हम निरंतर परिवर्तन के दौर में रह रहे हैं, and it has become a well worn but relevant click. Pressures for change are created from both inside and outside of the organization. Organization must forge ahead of these forces to survive. Some of these are external, that is, which are arising from the outside of the company, whereas others are internal, which are arising from sources within an organization. Now let us see one by one these various forces of change. First is external force. External forces are those forces which are external or arising from outside of the organization. So these external forces includes first the technological change, globalization, social and political changes, workforce diversity, and managing ethical behavior. So these are some of the external forces. Now when we talk about external forces, we should know about these external forces. When the organization's general or task environmental changes,
The organization's success often rides on its ability and the willingness to change as well. Modern manager is change conscious and operating in the constantly changing environment. यानी कि जब भी कोई बाहरी वातावरण में चेंज आता है, उस वक्त जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्षमता क्या है और उसकी इच्छा क्या है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि उसको उस परिवर्तन को लाने में बड़ी मददगार साबित होती है। और जो भी मैनेजर्स हैं वो परिवर्तन के प्रति हमेशा सजग होते हैं। यदि वो सजग नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो इस आधुनिक युग में दूसरे अपने कंपटीटर से कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे। Many external changes bombard the modern organization and make change inevitable. The general environment has social, economical, legal, and political and technological dimension. Any of these can introduce the need for change. यानी कि जब भी कभी चेंज की आवश्यकता होती है तो ज़्यादातर सामाजिक, आर्थिक, कानूनी या तकनीकी आयामों के कारण बदलाव की आवश्यकता पड़ती है। Any of these can introduce the need for the change. इनमें से या तो सारे या कोई एक दो कारण हो सकते हैं जो कि परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होते हैं। In recent years, far-reaching forces for change have included developments in information technology, the globalization of competition, and demands that organizations take greater responsibility for their impact on the environment. These forces are discussed one by one. यानी कि आज के आधुनिक युग की हम यदि बात करें तो कहीं ना कहीं we see there are lots of developments going in the IT sector, and also the global competition is becoming very high, and because of this it is the need of the hour that in each and every organization must bring some changes in their organization so that they can be cope up with the fastly changing environmental scenario. Now let us discuss these forces one by one. External forces. First external force is the technological changes. Now the rapid technological innovation is a major force for change in any organization, and those who fail to keep pace can quickly fall behind. It is perhaps the greatest factor that organization reckon with. यानी कि जो तकनीकी बदलाव हो रहे हैं विश्व स्तर पर, वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में परिवर्तन लाने के लिए। और यदि कोई भी संस्था इन रैपिड चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं ढालती है तो कहीं ना कहीं वो इस दौड़ में काफ़ी पीछे रह जाएगी। और यदि ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं भविष्य में वो इस चीज़ का बहुत भारी नुकसान उठा सकती है। Also, the rate of technological changes is greater today than any time in the past, and technological changes are responsible for changing the nature of jobs performed at all level in the organization. For example, the substitution of computer control
for direct supervision is resulting in wider span of control for manager and a flatter organization. Technological innovations bring about profound change because they are not just change in the way work is performed. Instead, the innovation process promotes associated change in the work relationships and organizational structures. Sophisticated information technology is also making organization more responsive. The team approach adopted by many organizations lead to flatter structure, decentralized decision making, and more open communication between leaders and the team members. Now the next force is the globalization. वैश्वीकरण. The global economy means competitors are likely to come from across the ocean. यानी कि जब हम एक ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि जो हमारे कंपटीटर्स होंगे वो ज़रूरी नहीं कि हमारे लोकल कंपटीटर्स होंगे, बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड वी आर हैविंग आवर कंपटीटर्स. सो जो भी चीज़ हम बना रहे हैं उसका कंपटीशन ग्लोबल लेवल पे होगा. वो कंपटीशन क्वालिटी के रूप में हो सकता है, वो उसकी ड्यूरेबिलिटी के रूप में हो सकता है, उसकी एफिशिएंसी के टर्म्स में हो सकता है. तो हमें जो भी चेंजेस लेके आने हैं वो इस तरह से लेके आएँ ताकि हम ग्लोबल मार्केट में compete कर सकें. इस वजह से जो चेंजेस हैं दे आर मैंडेटरी फॉर एनी organization so that it can compete globally. So we can say the global economy means competitors are likely to come from across the ocean. The power players in the global market are multinational and transnational organizations. This had led companies to think globally. There are no mental distinction between domestic and foreign operations. Globalization for an organization means rethinking the most efficient way to use resources. यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो इस चीज़ पर जोर देती है कि हम संसाधनों का उपयोग करने के सबसे बेहतरीन तरीकों पर विचार करें और उस चीज़ का प्रचार प्रसार करें और उन चीज़ों को विकसित करें. It requires not only structural changes but also changes in the minds of the employees. इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास ग्लोबल कंपटीशन है तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंजेस लेके आए, बल्कि ये भी ज़रूरी है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं हम उनके माइंड सेट्स को भी उसी तरह से परिवर्तित करें. सो वी कैन से सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस विल बी द वंस दैट कैन चेंज इन रिस्पॉन्स टू द कंपटीशन. यानी जो समय का बदलाव के हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो भविष्य में एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होगी. Such type of organization will be fast on their feet, capable of developing new products rapidly and getting them to the market very quickly. यानी कि ये आज के समय की मांग है कि ग्लोबल कंपटीशन में ध्यान में रखते हुए हम उसी हिसाब से रिस्पोंड करें, और यदि हम उसी हिसाब से अपने आप को परिवर्तित करते हैं तो ना केवल हम जो नए प्रोडक्ट्स हैं वो ग्लोबल लेवल के हम उत्पाद कर सकते हैं, बल्कि उनको उचित समय में मार्केट में भी लेके आ सकते हैं.
नेक्स्ट फैक्टर इज द सोशल एंड द पॉलिटिकल चेंजेस, यानी जो कि सामाजिक और राजनीतिक बदलाव हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन चेंज के लिए जिम्मेदार होते हैं। A firm's fate is also influenced by such environmental pressures as social and the political changes. Many new legal provisions in the corporate sector get introduced every time that affect the organization. यानी समय समय पर जो कानूनी प्रोविजंस हैं और जो गवर्नमेंट सेक्टर के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, दे गेट चेंज। सो अकॉर्डिंगली हमें अपने संगठन में भी उसी के अनुसार चेंजेस लेके आने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट फैक्टर इज द वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, यानी कि जो हमारा कार्यबल है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें विविधता। नाउ related to the globalization is the challenge of workforce diversity. Workforce diversity is a powerful force for the change in any organization. The demographic trend contributing to workforce diversity are, we can say, first, the workforce will see increased participation from females as the majority of new workers will be female. Maybe the workforce will be more culturally diverse than ever. Next, the workforce is aging, means there will be fewer young worker and more middle-aged working persons. Now the next external force responsible for change is managing ethical behavior. यानी हम जो एम्प्लॉइज़ का नैतिक व्यवहार है उसको कैसे मैनेज करेंगे। एम्प्लॉइज़ फेस एथिकल डायलेमा इन देयर डेली वर्क लाइफ्स। द नीड टू मैनेज एथिकल बिहेवियर हैज़ बॉट अबाउट सेवरल चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो भी हमारे एम्प्लॉइज़ हैं उनमें ज़्यादातर नैतिक दुविधाएं होती हैं। सो इन नैतिक दुविधाओं का अनावरण करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम नीतिगत परिवर्तन करें अपनी संगठन में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में। सोसाइटी एक्सपेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन एथिकल बिहेवियर both internally and in relationships with other organization. Ethical behavior is expected in relationships with customers, environment and the society. These expectations may be informal or they may come in the form of increased legal requirements. So these challenges are forces that place pressures to change an organization. Organizations cannot afford to be rigid and inflexible in the wake of environmental pressures. They must be rather dynamic, viable, so that they survive. यानी कि जब हम बात करते हैं नैतिक व्यवहार बनाए रखने की, तो वो नैतिक व्यवहार हमारे आपसी संबंधों में ही नहीं बल्कि हमारे जो संबंध हमारे कस्टमर से हैं, हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट से हैं और जो हमारे समाज से हैं, उन सब में कहीं ना कहीं हमें नैतिक उत्थान की आवश्यकता होती है। इस वजह से ये अति आवश्यक है कि हम अपने आप में ही नहीं अपितु हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज लेके आए। यदि हमारे ऑर्गेनाइजेशन रिजिड और इनफ्लेक्सिबल है तो
कहीं ना कहीं हम उस प्रेशर को झेल नहीं पाएंगे। इस वजह से हमारी संस्था को डायनेमिक एंड वायबल होना चाहिए so that they can survive in this continuous changing world. Now these are some of the external forces of changes in any organization. Now let us discuss some of the internal forces of change in an organization. Internal forces, beside reacting to or anticipating changes on the outside, an organization may change because someone on the inside thinks a new way of doing things will be beneficial or even necessary. Pressures for change that originate inside the organization are generally recognizable in the form of signals indicating that something need to be altered. So ये जरूरी नहीं कि केवल बाहरी ताकतें ही हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, बल्कि ये जो फोर्सेस हैं ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो सकती हैं। हो सकता है मैनेजमेंट लेवल पे कोई ये सोचते हों कि कुछ चेंजेस करके, हम इंटरनल चेंजेस करके अपने जो संस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी कार्यकुशलता को हम बढ़ा सकते हैं या अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं। तो उस तरह की जो फैक्टर्स होंगे वो भी जिम्मेदार होंगे कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लेके आए। सो लेट अस डिस्कस दीज इंटरनल फोर्सेस वन बाय वन। फर्स्ट फोर्सेस इज चेंजेस इन मैनेजरियल personnel. Means one of the most frequent reason for major change in an organization is the change of executives at the top, because no two managers have the same style or the skills or managerial philosophies. हो सकता है कि जो टॉप लेवल पे हमारे पास एग्जीक्यूटिव्स हैं उसमें कहीं बदलाव हो गया हो, तो यदि ऐसा है तो ये अवश्यंभावी है कि चेंज जो है ऑर्गेनाइजेशन में होगा ही होगा, क्योंकि दो मैनेजरों का काम करने का शैलियाँ, उनका कौशल, कार्य कौशल और जो उनकी प्रबंधकीय दर्शन है वो अलग अलग होंगे। इस वजह से बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंसेस इन मैनेजरियल स्टाइल, the changes are mandatory in the organization. So managerial behavior is always selective, so that a newly appointed manager might favor different organizational designs, objectives, procedures and policies than a predecessor. Changes in the managerial person are thus a constant pressure for change. Second factor is declining effectiveness. Declining effectiveness is a pressure to change. A company that experiences losses is undoubtedly motivated to do something about it. यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में यदि प्रभावशीलता की कमी आती है तो उस वजह से उस कंपनी को कहीं ना कहीं लॉस फेस करना पड़ता है, और इस वजह से ये ज़रूरी हो जाता है कि वो कंपनी उन कारणों को ढूंढे जिस वजह से ये चीज़ें हुई हैं, और जब ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं परिवर्तन ज़रूरी हो जाता है। Some companies react by instituting layoff. कई कंपनियां छटनी कर देती हैं कर्मचारियों की, and massive cost cutting
या जो लागत में है उनमें कटौती करती है, ऐसे कुछ ना कुछ प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करती है। वेयर एज अदर्स व्यू द लॉज एज सिम्टोमेटिक ऑफ एन अंडरलाइंग प्रॉब्लम एंड सीज आउट द कोज ऑफ द प्रॉब्लम। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन जब इस तरह का लॉस होता है तो कहीं ना कहीं वो इसको एक रोग सूचक की तरह देखती हैं, किसी प्रॉब्लम की आने की संभावना की तरह देखती हैं और उसका उचित कारण ढूंढती हैं और उस कारण का उपचार करती हैं। सो इस वजह से दिस डिक्लाइनिंग इफेक्टिवनेस आल्सो ब्रिंग अ चेंज इन एनी organization. Next is changes in work climate. Changes in work climate at an organization can also stimulate change. A workforce that seems lethargic, unmotivated, and dissatisfied is a symptom that must be addressed. हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क क्लाइमेट है वो भी एक वजह हो सकती है चेंज के लिए। एक ऐसी वर्कफोर्स जो कि सुस्त है, अनमोटिवेटेड है, असंतुष्ट है, ये कहीं ना कहीं निशानियां हैं जो कि आगे भविष्य में जाके एक बड़े रोग का रूप ले सकती हैं। तो टाइमली हमें उसको एड्रेस करना पड़ेगा। ऐसी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए कहीं ना कहीं हमें ऑर्गेनाइजेशन में चेंज या परिवर्तन लेके आना पड़ेगा। दिस सिम्टम इज कॉमन इन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव एक्सपीरियंस layoffs. Worker who have escaped a layoff may find it hard to continue to be productive. They may fear that they will be laid off as well and may feel insecure in their jobs. ऐसी सिचुएशन में भी हमें परिवर्तन लेके आना अवश्यंभावी है। नेक्स्ट फैक्टर इज deficiencies in the existing system. Another internal pressure for organizational change is the loopholes in the systems, and these loopholes may be unmanageable span of control, lack of coordination between departments, lack of uniformity in policies, non-cooperation between line and staff etc. यानी कि जो हमारा अंदरूनी सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन का, हो सकता है उसमें कुछ खामियां हों, उसमें कुछ कमियां हों, और ये कमियां कहीं ना कहीं बदलाव के लिए लाने के लिए जोर डालती हैं। वो डेफिशिएंसीज हमारे लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन यानी आपस में जो समन्वय है अलग अलग डिपार्टमेंट का, वो हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो नीतियां हैं वो एक रूप ना हो, यानी एक जैसी नीतियां ना हो, या जो अलग अलग स्टाफ हैं या ग्रुप्स हैं उनमें असहयोग की भावना हो। तो ऐसी कमियों को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं वी हैव टू ब्रिंग सम पॉजिटिव चेंजेस in the organization. Next factor for the bringing change in any organization is the situation of crisis. इसी संकट के समय एक crisis may also stimulate change in an organization. Strikes or walkouts may lead management to change the wage structure. हो सकता है कहीं धरना प्रदर्शन हो, कहीं स्ट्राइक हो गई हो, तो कहीं ना कहीं वो मैनेजमेंट को मजबूर करती है कि वो अपने जो वेतन विसंगतियां हैं उनको दूर करे और एक नया वेज स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करे। द रेजिग्नेशन ऑफ अ की डिसीजन मेकर इज वन क्राइसिस दैट कॉजेज द कंपनी टू रीथिंक द कंपोजिशन ऑफ इट्स मैनेजमेंट टीम एंड इट्स रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। कि किसी महत्वपूर्ण पद से यदि किसी ने इस्तीफ़ा दे दिया है तो ये ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो ये
जांच पड़ताल करे कि उसने इस्तीफ़ा क्यों दिया, और ये भी देखे कि कहाँ किस लेवल पे गड़बड़ है संरचना में, और उस चीज़ को स्पेसिफाई करके उसको कहीं ना कहीं उस चीज़ का निवारण करे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने निर्बाध रूप से कार्य करे। नेक्स्ट फैक्टर इज द एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेशन। चेंजेस इन एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेशन कैन आल्सो ट्रिगर चेंज टू द ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए भी कहीं ना कहीं परिवर्तन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी हो जाता है। सो दीज फोर्सेस में भी एम्प्लॉयज़ डिज़ायर टू शेयर इन डिसीजन मेकिंग। हो सकता है एम्प्लॉयज़ के मन में ये हो कि हमें जो डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज़ है उसमें हमारा पार्टिसिपेशन हो, या एम्प्लॉयज़ डिमांड फॉर इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन मैकेनिज्म, या हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ ये डिमांड करें कि उनको एक इफ़ेक्टिव प्रभावी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मिले, मैकेनिज्म मिले। या इट मे आल्सो बी पॉसिबल that higher employees expectation for satisfying job and work environment. Also employees desire for higher wage payments. So these are some of the employees expectation which will bring change in the organization. So all these forces necessitate change in organization. Beside these forces, a company that hire a group of young newcomers may be met with a set of expectation very different from those expressed by the older workers. Although organizational changes are important, managers should try to institute changes only when they make strategic sense. A major change or two every year can be overwhelming to employees and create confusion about priorities. A logical conclusion is that managers should evaluate internal forces for change with as much care as they evaluate external forces. So हम कह सकते हैं कि although जो ये ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस हैं वो बड़े ज़रूरी हैं किसी भी संस्था के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी यूनिट के लिए, लेकिन सिर्फ चेंज करने के लिए ही चेंज ना करें। चेंजेस, ये परिवर्तन तभी आवश्यक हैं जब उनकी आवश्यकता हो। सिर्फ चेंज के लिए चेंज ना करें, बल्कि यदि उनकी आवश्यकता है तभी उन चेंजेस को हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेके आए। बिना किसी ज़्यादा ज़रूरत के हमने बहुत बड़ा एक चेंज कर दिया, परिवर्तन ला दिया ऑर्गेनाइजेशन में, या बड़े जल्दी परिवर्तन लेके आते जा रहे हैं हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है, फ्रीक्वेंट चेंजेस, दे कैन ब्रिंग confusion in the minds of our employees about their priorities. So हमें ये चेंज तभी लेके आना चाहिए जब वो बिल्कुल ज़रूरी हो. Now let us see some forms of change. Now change has become the norm in most organizations. Adaptiveness, flexibility and responsiveness are terms used to describe the organizations that will succeed in two basic forms of change in an organization that will succeed in meeting the competitive challenges that businesses face. There are two basic forms of changes in an organization. One is planned change, another is unplanned change. Planned change is a change resulting from a deliberate decision to alter the organization. It is an intentional, goal-oriented activity. यानी कि जो एक प्लान चेंज है वो कहीं ना कहीं एक जानबूझकर लिया गया डिसीजन है जो कि किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ज़रूरी है. उस वजह से जो निर्णय लिया गया है
that is something planned change. There are some goals which are related to these planned change, and those goals can be stated as follows. First, it seeks to improve the ability of the organization to adapt to the changes in its environment. यानी कि ये इसलिए किया जाता है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने आप को जो चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को अडॉप्ट कर सके, उसके हिसाब से अपने आप को ढाल सके. सेकेंड, इट सीक्स टू चेंज द बिहेवियर ऑफ इट्स एम्प्लॉइज. और दूसरा, साथ ही साथ वो जो एम्प्लॉइज़ का बिहेवियर है उसमें भी कहीं ना कहीं जो आवश्यक चेंज है वो ला सके. एंड द सेकेंड फॉर्म ऑफ चेंज इज अनप्लान्ड चेंज. नाउ not all change is a planned. Unplanned change is imposed on the organization and is often unforeseen. Responsiveness to unplanned change require tremendous flexibility and adaptability on the part of the organization. So ये ज़रूरी नहीं कि जो भी चेंज हो वो एक प्लान चेंज हो. ऐसे भी चेंजेस होते हैं जो अनअपेक्षित रूप से हमारे पास आते हैं, जो कि हमें करने पड़ते हैं. Responsiveness to unplanned change require tremendous flexibility and adaptability. यानी जो इस तरह के अनप्लान चेंजेस है उनको अडेप्ट करने के लिए हमारे पास, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास एक ज़बरदस्त लचीलापन होना चाहिए. इट शुड हैव ए हाई फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, यानी कि अनुकूलशीलता होनी चाहिए ऑन द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एग्जाम्पल ऑफ अनप्लान चेंजेस आर चेंजेस इन गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड चेंजेस इन इकोनॉमी. यानी कि हो सकता है टाइम टू टाइम जो हमारे पास गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी चेंज होती हैं उसके हिसाब से जब हम अपने आप को चेंज करते हैं, दे आर समथिंग विच आर अनप्लान्ड चेंज. वो हमारे अंदरूनी वजह से नहीं बल्कि एक अनअपेक्षित रूप से सरकार की तरफ से थोपी जाती है चीज़ें, जिसकी वजह से हमें चेंजेस अपनी संस्था में लेके आने पड़ते हैं. सो दोज आर सम अनप्लान्ड चेंजेस. Now let us discuss something about the role agents. Now what are these role agents? The individuals or the group who undertake the tasks of introducing and managing a change in an organization is known as a agent. Change agent can be of two type. यानी जो भी व्यक्ति या ग्रुप जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लेके आए या उस चेंज को मैनेज करे, ऐसे व्यक्ति या ग्रुप को हम चेंज एजेंट कहते हैं. वो दो तरह के हो सकते हैं. इट मे बी फर्स्ट द इंटरनल चेंज एजेंट, वो आंतरिक चेंज एजेंट भी हो सकता है. चेंज एजेंट कैन बी इंटरनल सच एज मैनेजर और एम्प्लॉयज हु आर अपॉइंटेड टू ओवरसी द चेंज प्रोसेस. कोई ऐसा हमारा अंदरूनी व्यक्ति हो सकता है जिसको कि उस चेंज को लेके आने के लिए या उस चेंज को ढंग से मैनेज करने के लिए अपॉइंट कर दिया गया हो, तो वो उस पर्सन को हम या उस ग्रुप को कहेंगे हम इंटरनल चेंज एजेंट्स. इंटरनल चेंज एजेंट्स हैव सर्टेन एडवांटेजेस. जो उसके कुछ फ़ायदे हैं वो कुछ इस तरह से हैं. दे नो द ऑर्गेनाइजेशन पास्ट हिस्ट्री, इट्स पॉलिटिकल सिस्टम एंड इट्स कल्चर. जो इंटरनल एजेंट होने के जो एक फ़ायदे हैं चेंज एजेंट होने के, उसमें एक फ़ायदा ये है कि जो भी वो आंतरिक यदि कोई पर्सन या संस्था या कोई ग्रुप जो कि एज ए चेंज एजेंट काम करता है, तो उसको जो संस्था का जो हिस्ट्री है उसके बारे में अच्छे से पता होता है. उसका पॉलिटिकल सिस्टम है, उसमें उसकी जो राजनीतिक गुटबाजियाँ होती हैं उसके बारे में उसको सारी चीज़ें पता होती हैं. एंड इट्स कल्चर, और उसके कल्चर के बारे में उसको सब कुछ पता होता है. सेकेंड बेनिफिट इज इंटरनल चेंज एजेंट आर लाइकली टू बी वेरी केयरफुल अबाउट मैनेजिंग चेंज बिकॉज दे मस्ट लिव विद द रिजल्ट ऑफ देयर चेंज इवेंट्स. यानी दूसरा फ़ायदा ये है कि जो यदि इंटरनल चेंज एजेंट है तो वो जो भी चेंज लेके आएगा वो उसमें पूरी सावधानी बरतेगा, क्योंकि जो भी चेंजेस होंगे उनके साथ उसे भविष्य में उसी संस्था में रहना है.
यानी कि जो भी चेंजेस वो लेके आएंगे उनका इफेक्ट कहीं ना कहीं उसके खुद पर भी, आगे उसके खुद के भविष्य पर भी पड़ेगा, क्योंकि वो उसी ऑर्गेनाइजेशन में उन्हीं लोगों के बीच में रहता है। Apart from these advantages, there are some disadvantages of internal changes agent also. They are: first, they may be associated with certain faction within the organization and may easily be accused of favoritism. यानी कि यदि आपका चेंज एजेंट इंटरनल है तो कहीं ना कहीं इट मे बी पॉसिबल कि वो किसी न किसी गुट से, जो आपका इंटरनल गुट है संस्था में, किसी गुट से रिलेटेड हो, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं यदि वो कोई डिसीजन लेता है चेंजेस के, तो कहीं ना कहीं वो एक निरपेक्ष रूप से नहीं ले सकता, बल्कि हो सकता है वो किसी एक पर्टिकुलर गुट का फेवर करे। सेकंड जो डिसएडवांटेज है ऑफ इंटरनल चेंज एजेंट इज internal change agent may be too close to the situation to have an objective view of what needs to be done. On the other hand, there are some external agents. Change agents can also be external, such as outside consultant. They bring an outsider's objectives view to the organization. यदि हम किसी बाहर के बंदे को हायर करते हैं, it may be some consultant or any other people or the group, they are termed as external change agents. So external change agents have certain advantages. उनके भी कुछ फ़ायदे हैं। पहला जो बेनिफिट है that is they may be preferred by employees because of their impartiality. यानी कि जो एम्प्लॉयज़ है ऑर्गेनाइजेशन की, वो उनको प्रेफर करेंगे, उनको पसंद करेंगे, क्योंकि उनकी नज़रों में वो जो एजेंट है वो कहीं ना कहीं निष्पक्ष होगा। सेकंड, दे हैव मोर पावर इन डायरेक्टिंग चेंजेस इफ एम्प्लॉयज़ परसीव द चेंज एजेंट्स एज बीइंग ट्रस्टवर्दी, possessing important expertise, having a track record that establishes credibility. Along with this, there are some disadvantages of external change agents also. They are: first, external change agents face certain problems including their limited knowledge of the organizational history. यानी कि जो एक सबसे बड़ा नुकसान है एक्सटर्नल चेंज एजेंट का, वो ये कि उसको जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी हिस्ट्री के बारे में पूरी तरह से ज्ञान नहीं होता। सेकंड, दे मे व्यूड विद सस्पिशियस बाय ऑर्गेनाइजेशन मेंबर, और इसकी भी संभावना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं वो उसको संदेह की दृष्टि से देखें, क्योंकि वो उनके बीच का नहीं है, बल्कि ही इज़ अ पर्सन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड. सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ चेंज, यानी कि जो चेंज को लेके आने में जो विरोधी होती हैं वो कौन कौन से हैं. द सोर्सेज ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज कैन बी कैटेगराइज इनटू टू. वन इज इंडिविजुअल, अनदर इज ऑर्गेनाइजेशन. यानी जो रेजिस्टेंस के जो चेंज लाने में जो रेजिस्टेंस शो करते हैं वो इंडिविजुअल हो सकता है या एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है. तो लेट अस डिस्कस दीज रीजंस वन बाय वन. फर्स्ट इज individual resistance and second is organizational resistance. Now let us know first what is the meaning of resistance of change. As the manager contemplates and initiates change in the organizations, one phenomenon that is quite likely to emerge anytime in the change process is the resistance to change. People often resist change in a rational response based on self-interest. Resistance to change does not necessarily surface in standardized ways.
रेजिस्टेंस कैन बी ओवर्ट यानी अप्रोक्स रूप से हो सकता है रेजिस्टेंस, इम्प्लिसिट अंतर्निहित हो सकता है, इमीडिएट तुरंत हो सकता है, और डेफर्ड या कुछ समय के बाद या स्थगित हो सकता है। इट इज़ ईजिएस्ट फॉर मैनेजमेंट टू डील विद रेजिस्टेंस व्हेन इट इज़ ओवर्ट एंड इमीडिएट, यानी कि मैनेजमेंट के लिए जो रेजिस्टेंस ऑफ चेंज है उसको मैनेज करना बड़ा आसान है यदि आपका जो चेंज है या जो रेजिस्टेंस है वो अप्रोक्स रूप से है और आपका तुरंत प्रभाव से है। उस केस में द ग्रेटर चैलेंज इज मैनेजिंग रेजिस्टेंस दैट इज इम्प्लिसिट और डेफर्ड। लेकिन दूसरी ओर यदि आपका जो चेंज है वो अंतर्निहित है और डेफर्ड है, उस केस में उसको मैनेज करना एक मैनेजमेंट के लिए टफ जॉब होता है। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज। सो one by one we will see the organizational and the individual resistances. Now let us first discuss the individual resistances. One aspect of mankind that has remained more or less constant in his innate resistance to change. Individual resist change because they attach great preferences to maintain status quo. Individual sources of resistance to change reside in basic human characteristics such as perception, personalities, and the needs. So now we are going to discuss one by one the various reasons which are there for individual resistance. The first reason is the economic reason. The economic reason to fear change usually focus on one or more of the following: fear of technological employment, fear of reduced work hours and consequently less pay, fear of demotion and thus reduced wages, and fear of speed up and reduced incentive wages. ये कुछ इकोनॉमिकल कारण है जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल रजिस्ट करता है चेंज के लिए। वो कारण हो सकता है बिकॉज उसको ये डर है कि जो तकनीकी जो चेंजेस आएंगे उसकी वजह से उसको कहीं ना कहीं बेरोजगारी का सामना करना पड़ सकता है। उसको ये डर होता है कि उसके जो वर्किंग आवर है वो कम हो जाएंगे, उस वजह से जो उसको तनख्वाह है वो कहीं ना कहीं कम मिलेगी। उसको डिमोशन का खतरा होता है और उस डिमोशन की वजह से उसको ये भी खतरा होता है कि उसकी तनख्वाह, उसके पैसे कम हो जाएंगे। एंड आल्सो उसको ये भी डर होता है कि कहीं ना कहीं जब काम स्पीड से होगा तो कहीं ना कहीं उसके इंसेंटिव वेजेस है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। सो दीज आर सम ऑफ द इकोनॉमिकल रीजन्स बाय विच any individual is going to resist for any change. Next is fear of the unknown. Here we mean change often bring within it substantial uncertainty. Employees facing a technological change such as introduction of new computer system may resist the change simply because it introduces ambiguity into what was once a comfortable situation for them. This is especially a problem when there has been a lack of communication about the change. यानी कि हम एक एग्जाम्पल के लिए मान के चलें कि एक नया हमने कंप्यूटर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया अपने ऑर्गेनाइजेशन में। उससे पहले जो भी हमारे एम्प्लॉइज़ थे वो सारा काम मैनुअली करते थे बिना किसी कंप्यूटर की हेल्प से। अब जब हमने कंप्यूटर इंट्रोड्यूस कर दिया अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने सिस्टम में, तो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉइज़ हैं जो उनको कहीं ना कहीं एक दुविधा की सिचुएशन होगी कि अब जो स्टार्टिंग में उनको जो एक कंफर्टेबल जोन थी, उनको जो कंफर्टेबल सिचुएशन थी ऑर्गेनाइजेशन में, अब कहीं ना कहीं कंप्यूटर के आने से उनका कहीं ना कहीं जो कंफर्टेबल जोन से उनको बाहर आना पड़ेगा और उनको थोड़ा और ज़्यादा मेहनत और काम करना पड़ेगा।
और ये इस तरह की प्रॉब्लम तभी आती है जब हम अपने जो चेंज हमें लेके आना है उसको हम अपने अच्छे तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को वो कम्युनिकेट ना कर पाए, उस वजह से इस तरह की दिक्कत पेश आती है। नेक्स्ट इज द फियर ऑफ लॉस। व्हेन ए चेंज इज impending, some employees may fear losing their job, particularly when an advanced technology is introduced. जैसे मैंने अभी बताया आपको, कईयों को ये डर होता है, कईयों को ये भय होता है कि नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी जिसमें हम पारंगत नहीं हैं तो हमारी जॉब चली जाएगी। ये डर भी होता है एम्प्लॉयज़ में, और इस डर की वजह से वो इस जो चेंज होता है उसको रजिस्ट करते हैं। Employees may also fear losing their status because of a change. Another common fear is that changes may diminish the positive qualities the employee enjoy in his job. For example, computerizing the customer service position threaten the autonomy that sales representative previously enjoyed. यानी जो उसका स्वत्व का अधिकार है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पहले वो अपने एक तरह से अपनी मर्जी का मालिक होता है, अपने काम का मालिक होता है, लेकिन वही सिस्टम जब हमने कंप्यूटराइज कर दिया तो कहीं ना कहीं देयर इज सम थ्रेटनिंग इन हिज माइंड दैट हिज ऑटोनॉमी इज गोइंग टू लूज। नेक्स्ट फैक्टर इज सिक्योरिटी। People with a high need of security are likely to resist change because it threatens their feeling of safety. यानी कि जो सुरक्षा की भावना होती है वो भी कहीं ना कहीं मजबूर करती है कि इंडिविजुअल को रजिस्ट शो करने के लिए। इस वजह से वो कहीं ना कहीं परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होता है। नेक्स्ट इज स्टेटस क्वो। परहैप्स द बिगेस्ट एंड द मोस्ट sound reason for the resistance to change is the status quo. As human beings, we are creatures of habit. Change may pose disturbance to the existing comforts of our status quo. यानी जब भी कोई चेंज आता है तो कहीं ना कहीं वो हमारे कंफर्टेबल जोन से हमें बाहर निकालता है और हमें नए चैलेंजेस की तरफ लेके जाता है। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज जो है हमारे ह्यूमन बीइंग का वो ये है कि हम अपने जो हमारी आदत बन चुकी है उससे बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। जब भी हमें इस तरह के चेंज का सामना करना पड़ता है तो ये हमारा एक नेचर बन जाता है कि हम उसको कहीं ना कहीं रजिस्ट करते हैं, क्योंकि हम दैट इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम आवर रूटीन हैबिट और आवर वर्क कल्चर। तो उस स्थिति में हम ये कहते हैं कि जो हमारी यथास्थिति है वही बनी रहे जब भी हमें किसी चेंज का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट इज पीर प्रेशर। Individual employees may be prepared to accept change but refuse to accept it for the sake of the group. Whenever change is unwilling to the peers, they force the individuals who want to accept change to resist. यानी peer pressure means अपने साथियों का दबाव। हो सकता है एज एन इंडिविजुअल कोई एम्प्लॉई उस चेंज के लिए तैयार हो, लेकिन क्योंकि उनके साथियों का दबाव होता है, अपने ग्रुप का दबाव होता है, इस वजह से वो कहीं ना कहीं उस चेंज को रजिस्ट करता है। नेक्स्ट इज डिसरप्शन ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मीन्स एम्प्लॉइज में रजिस्ट चेंज दैट थ्रेटन टू लिमिट मीनिंगफुल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑन द जॉब। नेक्स्ट इज सोशल डिस्प्लेसमेंट। Introduction of change often results in disturbance of existing social relationships. Changes may also result in breaking up of work group. Thus, when social relationships develop, people try to maintain them and fight social displacement by resisting change. यानी कि जब एक
ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ है ग्रुप की तरह काम करते हैं, और जो चेंज आता है तो उनको ये लगता है कि हो सकता है हमारा ग्रुप टूट जाए, हो सकता है इस नए परिवर्तन के दौर में हमारी किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दी जाए, और जो ये हमारा जो एक सोशल रिलेशनशिप बना है वो ब्रेक हो जाए। इस डर की वजह से भी जो इंडिविजुअल्स हैं वो कहीं ना कहीं चेंज को रजिस्ट करते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस सम द ऑर्गेनाइजेशनल रेजिस्टेंस। ऑर्गेनाइजेशन by their very nature are conservative. They actively resist change. Now some of the organizational resistances are explained here. First is resource constraint, यानी कि जो हमारे पास संसाधन है उनकी कमी होना। So resources are the major constraint for many organizations. The necessary financial, material and human resources may not be available to organization to make the needed changes. हो सकता है संसाधनों की कमी के कारण जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास वित्तीय रूप से या सामान के रूप से, सामग्री के रूप से या मानव संसाधन के रूप में संसाधनों की कमी हो, जिस वजह से वो चेंज लाने में हिचकिचाहट दिखाए या रेजिस्टेंस शो करे। फर्दर, those groups in organization that control sizable resources often see change as a threat. They tend to be content with the way things are. और कई बार ऐसा भी होता है कि जो ग्रुप है ऑर्गेनाइजेशन में जो कि ज़्यादातर संसाधनों को कंट्रोल करते हैं, उनको ये लगता है कि यदि चेंज आएगा तो कहीं ना कहीं उनका जो कंट्रोल है रिसोर्सेज पर वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा या चला जाएगा। इस वजह से भी वो कहीं ना कहीं चेंजेस का विरोध करते हैं। सेकेंड फैक्टर इज स्ट्रक्चरल इनर्शिया। Some organization structures have inbuilt mechanism for the resistance to change. For example, in a bureaucratic structure where jobs are narrowly defined, lines of authority are clearly spelled out, change would be difficult. This is so because formalization provides job descriptions, rules, and procedures for employees to follow. The people who hired into an organization are choose for fit. They are then shaped and directed to behave in a certain way. When an organization is confronted with change, this structural inertia acts as a counterbalance to sustain stability. Next factor is the sunk cost. Some organization invest a huge amount of capital in a fixed asset in an organization and it wishes to introduce changes, then it becomes difficult for them to cope up with the changes. So हम ये कह सकते हैं कि जो फिक्स एसेट से हमारा मतलब है कि स्थायी संपत्तियों से आशय है उन संपत्तियों से है जो व्यवसाय में दीर्घ काल तक रखी जाने वाली होती हैं और जो पुनः विक्रय के लिए नहीं होती। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं भूमि है, भवन निर्माण कर दिया हमने, कोई मशीन्स खरीद ली हमने, कोई उपकरण हमने खरीद लिया, तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे पास फिक्स एसेट है जिनको कि हम बार बार या दोबारा हम बेच नहीं सकते। So if we are bringing any change in the organization, then these will act as sunk cost. If an organization wishes to introduce change, then difficulty arises because of these sunk cost. Next factor is the politics. Now, organizational change may also shift the existing balance of power in organization.
individual or group who hold power under the current arrangement may be threatened with losing these political advantages in the advent of change। यानी कि जब हम चेंज की बात करते हैं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं या ऐसे ग्रुप होते हैं जिनके पास पूरी संस्था की बहुत ज़्यादा पावर होती है। तो उन ग्रुप्स को या इंडिविजुअल्स को ये खतरा होता है कि यदि चेंज आएगा, यदि हमने ऑर्गेनाइजेशन में परिवर्तन लेके आए तो कहीं ना कहीं जो उनके हाथों से उनकी पावर है वो कहीं ना कहीं खिसक जाएगी और इस वजह से वो उस चेंज का विरोध करते हैं। नेक्स्ट इज थ्रेट टू एस्टेब्लिश्ड पावर रिलेशनशिप्स। Any redistribution of decision making authority can threaten long established power relationship within an organization। यानी जब भी कभी हम जो पावर की जो हम बात करते हैं, पावर रीडिस्ट्रीब्यूशन की, पुनर्विभाजन की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो करंट में हमारा डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है या जो एक ग्रुप है जो कि ज़्यादातर डिसीजन लेता है, उसको भी ये खतरा होता है कि उनकी जो पावर है डिसीजन मेकिंग की वो कहीं ना कहीं चली जाएगी या जो उनका जो निर्णय लेने की अधिकार है वो कहीं ना कहीं छिन जाएगी। इस वजह से भी ऑर्गेनाइजेशन कई बार उस चेंज का विरोध करते हैं। नेक्स्ट रीजन इज थ्रेट टू एक्सपर्टीज। चेंज इन ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न में थ्रेटन द एक्सपर्टीज ऑफ स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स। Therefore, specialists usually resist the change. The last factor is the group inertia. Even if individuals want to change their behavior, group norms may act as a constraint. For example, if union norms dictate resistance, any unilateral change made by a management, an individual member of the union who may otherwise be willing to accept the change में रेजिस्टेंस। यानी कि यदि किसी मैनेजमेंट ने या संस्था ने एक तरफा परिवर्तन लाने का विचार किया है, उस केस में हो सकता है कि एक इंडिविजुअल मेंबर जो है उसको चाहे सपोर्ट कर दे, लेकिन बिकॉज ऑफ ग्रुप इनर्शिया, बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑफ द यू कैन से यूनियन, ही may not be willing to support it, and that is why the union is going to resist the change. So far we have discussed some of the factors which are acting as a resistance for change. Now let us discuss some of the tips to manage the resistance to change. Although resistance to change is a common phenomena in any organization, it must be noted that not all changes are resisted. In fact, if we look at any organization closely, we would probably find that far more changes are accepted than resisted. The traditional view of resistance to change treated it as something to be overcome, and many organizational attempts to reduce the resistance have only served to intensify it. The contemporary view holds that resistance is simply a form of feedback, and that this feedback can be used very productively to manage the change process. One key to managing resistance is to plan for it and to be ready with a variety of strategies for using the resistance as a feedback and helping employees negotiate the transition. Some tactics have been suggested for you in dealing with the resistance to the change. The first tactic is the education and the communication. Now, communication about impeding change is essential if employees are to adjust effectively. The details of change should be provided, but equally important is the rationale behind the change. Employees want to know why change is needed. If there is no good reason for it, why should they favor the change? Providing accurate and timely information about the change can help
prevent unfounded fears and potentially damaging rumors from developing. It is also beneficial to inform people about the potential consequences of the change. Educating employees on new work procedure is often helpful. यानी कि यदि हम जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी हमारे वर्कर्स हैं, उनको हम इस बारे में जागरूक करें कि ये जो चेंज है उनके लिए क्यों ज़रूरी है, इस चेंज के क्या फ़ायदे होंगे, क्या उनकी वर्क एफिशिएंसी पे फ़ायदा होगा, क्या ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा। यदि इन सब चीज़ों के बारे में उन्हें अच्छे तरीके से बताया जाए, एजुकेट किया जाए, उनको इसके बारे में अच्छी तरह से कम्युनिकेट किया जाए और टाइमली कम्युनिकेट किया जाए, तो कहीं ना कहीं वो जो ग्रुप है वो चेंज को अच्छे से एक्सेप्ट करेगा और उसको भली बुद्धि इम्प्लीमेंट करने में भी मदद करेगा। नेक्स्ट इज़ द पार्टिसिपेशन. It is difficult for individuals to resist a change decision in which they participated. Prior to making a change, those opposed can be brought into the decision process. When employees are allowed to participate, they are more committed to change. यानी कि किसी भी चेंज का डिसीजन लेने से पहले यदि हमने उस डिसीजन में हमारे जो मेन एम्प्लॉयज़ है उनको यदि भागीदार बना लिया है, तो जब हम उस चेंज को लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं उस चेंज का विरोध करना उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि उस डिसीजन में वो भी भागीदार है। तो सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल दैट वी शुड make it happen that a group or some main person from the group may also participate in a decision making. Next step is empathy in the sport. Another strategy for managing resistance is providing empathy and support to the employees who have trouble dealing with the change. Active listening is an excellent tool for identifying the reasons behind resistance and for uncovering fears. An expression of concern about the change can provide important feedback that managers can use to improve the change process. So एक अच्छा तरीका ये भी हो सकता है कि हम जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सहानुभूति लें और उनका समर्थन लें, जिनको कि उस चेंज के प्रति कुछ डाउट हैं, हम उनके डाउट्स को क्लियर करें और जिनको भी ट्रबल है, जिनको भी दिक्कत है, उसको हम सुने और उनकी सहायता करें. सो एक्टिव लिसनिंग इज़ आल्सो एन इम्पोर्टेंट टूल कि हम जो भी उनकी दिक्कतें हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको ध्यान से सुने और वो कारण जानने की कोशिश करें जो कि उनके विरोध के पीछे है, और हम जो भी उनका डर और भय है उस विरोध के लिए उसको कहीं ना कहीं समझें और उसको दूर करें. यदि हम ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं दिस विल बी वेरी हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग अ चेंज in any organization. Next step is the negotiation. Another way to deal with the potential resistance to change is to exchange something of value for a lessening of the resistance, where some persons in a group clearly lose out in a change and where group have considerable power to resist. Negotiation and agreements are helpful. It becomes relatively easy to avoid major resistance through negotiation. Negotiation as a tactic may be necessary when resistance come from a powerful source. यानी कि एक और जो तरीका है अपने रेजिस्टेंसेस को मैनेज करने का, वो है मोल भाव करना. और ये मोल भाव तभी
ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है जब जो विरोध है वो किसी पावरफुल सोर्स से आ रहा हो। पावरफुल ग्रुप हो सकता है, वो कोई पावरफुल डिपार्टमेंट हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन का। तो उस केस में हम मोल भाव के द्वारा जो स्थिति है विरोध की, उसको कहीं ना कहीं हम कम कर सकते हैं। सो नेगोशिएशन इज आल्सो ए वेरी बेनिफिशियल टूल while dealing with the change, resistance to change. Next is by manipulation and the cooperation. Manipulation refers to covert influence attempt twisting and distorting facts to make them appear more attractive, withholding undesirable information and creating false rumors to get employees to accept a change are examples of manipulation. It involves giving individuals a desirable role in design or implementation of change. यानी कि एक मेथड ये भी हो सकता है कि although this method is not so much ethical, that is हेरा फेरी से और सहयोग से। हेरा फेरी से हमारा मीनिंग है कि गुप्त प्रभाव से हम अपने प्रयास करें। ट्विस्टिंग एंड डिस्टिंग द फैक्ट, जो असल चीज़ है उसको हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें, या जो असलियत चीज़ है वो हम शो ना करें, या शो भी करें तो इस तरीके से शो करें उसको मोड़ तोड़ करके उस पर मिर्च मसाला लगा के, ताकि दैट विल लुक लिटिल बिट मोर अट्रैक्टिव, एंड इन दिस वे वी कैन somehow handle the resistance of change. Next is the coercion. A coercion is application of direct threat or force on the resistors. They essentially force people to accept a change by explicitly or implicitly threatening them with the loss of their job, promotion possibilities, and transferring them. Coercion is mostly applied where speed is essential in implementing change and change initiator possesses considerable power. यानी कि जो लास्ट हथियार है, जो हम कहते हैं कि बल का प्रयोग करके, यानी जो भी हमारे परिवर्तन का विरोध कर रहा है उसको हम धमका सकते हैं, उसको फोर्सफुली बलपूर्वक उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको स्पष्ट रूप से या धमका के हम उस विरोध करने वाले को मना सकते हैं। हम उसको ये कह सकते हैं कि उसकी जॉब का डर दे सकते हैं, उसको हम उसके प्रमोशन पॉसिबिलिटीज़ को रोकने का डर दे सकते हैं, या उसको ये कह सकते हैं कि यदि वो ऐसा करेगा तो उसकी ट्रांसफ़र यहाँ से दूसरी जगह कर दी जाएगी। तो इस तरह के बलपूर्वक यदि हम अपनी बात को मनवाने में सफलता पाते हैं तो भी हम जो हमारे विरोधी हैं, जो कि हमारे बदलाव का विरोध कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं हम कंट्रोल कर सकते हैं, काबू कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द रीजन बाय विच वी कैन मैनेज रेजिस्टेंस टू द चेंज. So students, this is all for today's lecture, in which we have discussed about the organization change, various forces which are responsible for the change in any organization. Also we have discussed the form of changes and the role of change agent, and in the last section of our lecture we have discussed the resistance to change and some tips to manage resistance to change. So students, this is all from me for this topic. Thank you for listening me. Have a very nice day.